अब स्टार्ट करते हैं। Landform associated with groundwater. Landforms associated with groundwater. Core concept and definition. Groundwater action involve the chemical weathering, जिसको बोलते हैं solution of soluble rock, mainly limestone, through processes like carbonation, leading to the formation of distinctive landform. Landform associated with groundwater involve action of chemical weathering. ये solve कर solution बना देता है. Chemical weathering solution of soluble rock, mainly limestone, through processes like carbonation, leading to the formation of distinctive landforms associated with groundwater. अब आते हैं predominantly seen in karst topography region, named after karst region in Slovenia. Karst मतलब limestone topography. Processes involved क्या है इसमें? Solution. Process involved में है solution. Process involved solution. Process involved में है solution. Water containing carbon dioxide dissolves soluble rocks like limestone. Water containing carbon dioxide dissolves soluble rock like limestone. EaCO3 plus H2CO3. Solution क्या होता है? Water containing carbon dioxide dissolves soluble rocks like limestone. Deposition फिर क्या होता है? Mineral carried by groundwater precipitates to form features inside the cave. Mineral carried by groundwater precipitate to form features inside the cave. इसमें मेनली है infiltrating water, sinkhole, regolith. ये हो गया sinkhole, इसमें infiltrating water है. ये फॉरेस्ट है, यहाँ से वाटर आया, infiltrating वाटर है sinkhole में. regolith, regolith और washed off. ये है surface ponding, pond है surface. ये है टेरा रोसा, टेरा रोसा. और ये है डेबरीज, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी पूरा. और ये है स्क्रब. स्क्रब में क्या है? रिगोलिथ, रिगोलिथ, वाश्ड ऑफ, सरफेस पॉन्डिंग. यहाँ पे रिगोलिथ डिपॉजिट हुआ है वाश्ड ऑफ होके. ये है डेबरीज, ये है टेरारोसा, इनफिल्ट्रेटिंग वाटर, सिंकहोल. बी में क्या है? ये है सिंकहोल, ये है केव वॉल. सिंकिंग स्ट्रीम्स हैं, ये सिंकहोल है, ये केव वॉल है, यहाँ पे फिर केव है, ये है डोलाइन. यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो इसके स्प्रिंग बोला जाता है. और है इम्परमिएबल एक्वाफर्स. ये है कंडुइट, ये है लाइमस्टोन एक्वाफर. अब इसमें देखते हैं मेजर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर एक्शन. इरोजनल लैंडफॉर्म क्या क्या है? सिंक होल्स, इसको डोलाइंस बोलते हैं. सिंक होल्स या डोलाइंस, सर्कुलर डिप्रेशंस फॉर्म्ड बाय कोलैप्स ड्यू टू रॉक डिसोल्यूशन. सिंक होल्स एग्जाम्पल फ्लोरिडा यूएस में है और मेघालय इंडिया में है. सिंक होल्स, डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय कोलैप्स ऑफ रॉक्स. फिर है swallow holes, opening where surface streams disappear. Opening, openings where surface streams disappear. Swallow holes. ये है शिवालिक हिल्स में इंडिया में. फिर लाइमस्टोन केव्स होती हैं. में एक हो गया सिंक होल, swallow होल्स मतलब swallow ही कर लेता है पूरा से स्ट्रीम को, वहीं कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है. शिवालिक हिल्स में है इंडिया में. लाइमस्टोन केव्स, underground cavities formed by dissolution along joints and bedding planes. यह है अजंता केव इन महाराष्ट्र. अजंता केव महाराष्ट्र में लाइमस्टोन केव है. वाह. वालाज, merged sinkholes.
एक यहाँ पे सिंक होल है, ये यहाँ पे सिंक होल था, दोनों मर्ज हो गए, तो उसको बोलते हैं उवालाज। मर्ज सिंक होल फॉर्मिंग लार्जर डिप्रेशन, कास्ट एरियाज ऑफ बाल्कन्स। पोलजी, पोलजी, large flat roofed depressions with steep walls often waterlogged, dinaric cast in Europe। तो मेनली यार क्या रखना है, सिंक होल्स है, स्वेलो होल्स हैं, लाइमस्टोन केव्स हैं, वालाज हैं, इतना ही है मेनली। और इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, स्वेलो होल्स इन शिवालिक्स, सिंक होल्स इन मेघालय, और लाइमस्टोन केव के लिए अजंता केव याद रखना है। लाइमस्टोन केव के लिए अजंता केव, केव के लिए अजंता को, फॉलोज के लिए स्वेलो होल्स के लिए शिवालिक हिल्स, और सिंक होल्स के लिए मेघालय। और ये तो था इरोजनल फीचर्स, अब डिपोजिशनल फीचर्स में आ जाते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स क्या है, इसको बोलते हैं स्पीलियोथेम्स, स्पीलियोथेम्स डिपोजिशनल फीचर्स को। उसमें है स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट, एक में सी आता है स्टेलेक्टाइट, लेक्टाइट, लेगमाइट, एक में जी आता है स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट। हैंग, सी का मतलब सीलिंग, ये हैंग करता है सीलिंग से, हैंग फ्रॉम द केव सीलिंग, फाउंड बाय द ड्रिपिंग मिनरल रिच वाटर, वाटर यहाँ पे ड्रिप होता है, ऐसे बन जाता है। और यहाँ नीचे डिपॉजिट होता है। ये केव है, ये हो गया सी, मतलब सीलिंग से जो लगा हुआ है उसे स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, जो नीचे ग्राउंड पे लगा हुआ है सो स्टेलेगमाइट बोलते हैं। लेक्टाइट एंड लेगमाइट, स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट हैंग फ्रॉम द केव सीलिंग फाउंड बाय द ड्रिपिंग मिनरल रिच वाटर। एग्जाम्पल इसका है आंध्र प्रदेश में बोरा केव्स। और स्टेलेगमाइट में है, लेक्टाइट तो हो गया सीलिंग से हैंग करता है, लेगमाइट हो गया ग्राउंड पे। राइज फ्रॉम केव फ्लोर बिलो स्टेलेक्टाइट्स फॉर्म बाय ड्रिप्स एक्यूमुलेटिंग, ये एलिफेंटा केव्स हैं। तो अजंता केव्स हो गई तुम्हारी, वो भी केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स में हमको स्टेलेक्टाइट्स देखने को मिलते हैं, स्टेलेगमाइट्स देखने को मिलते हैं। और बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में स्टेलेक्टाइट। कॉलम्स एंड पिलर्स फॉर्म्ड व्हेन स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेगमाइट मीट, कॉलम और पिलर तब बनते हैं जब ये और ये मीट कर जाते हैं, ये हो गया कॉलम्स। फॉर्म्ड व्हेन स्टेलेक्टाइट एंड लेगमाइट्स मीट, इसका इंडिया में नहीं है, जेनोलन केव्स है ना ऑस्ट्रेलिया। मेनली अब देख लें डिपोजिशनल इरोजनल फीचर में सिंक होल्स हो गए, ये अपने हैं मेघालय में। और स्वेलो होल्स हो गए, ये हैं अपने शिवालिक हिल्स में, स्टीम को स्वेलो कर जाता है। लाइमस्टोन केव्स हो गई, ये मेनली अजंता केव्स हैं। अजंता केव्स क्या, अब इसको एलिफेंटा केव्स भी बोल सकते हैं, अजंता एलिफेंटा दोनों है लाइमस्टोन केव्स में। लाइमस्टोन केव्स में उवालाज हैं जब सिंक होल्स मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ये। और डिपोजिशनल फीचर में अपना है स्टेलेक्टाइट, लेक्टाइट जो है वो बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में है। और लेगमाइट, लेगमाइट जो है एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। लेगमाइट्स में ये सर पे ग्राउंड पे बनता है और ये सीलिंग पे लटकता है। तो कॉलम और पिलर जब ये दोनों मैच कर जाए, मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम्स एंड पिलर्स। जेनोलन केव्स इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हैं कंडीशन फेवरेबल फॉर कास्ट टोपोग्राफी, कौन सी कंडीशन चाहिए होती है टोपोग्राफी करने में, हाईली सॉल्युबल रॉक्स होनी चाहिए, चाहे अब लाइम स्टोन हो, डोलोमाइट हो, और या जिप्सम हो। हाई सॉल्युबल रॉक्स होनी चाहिए, चाहे लाइम स्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम हो, इनमें से कुछ भी हो। वेल डेवलप्ड जॉइंट्स होने चाहिए, अगर जॉइंट्स नहीं है, बेडिंग प्लेन्स नहीं है, तो वेल डेवलप्ड जॉइंट्स होने चाहिए। अगर जॉइंट नहीं है, बेडिंग, वेल डेवलप्ड जॉइंट्स और बेडिंग प्लेन्स अलाउइंग वाटर इन्फिल्ट्रेटर, इन्फिल्ट्रेशन। अगर वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो नहीं डेवलप होगा। सॉल्युबल रॉक्स होनी चाहिए, वाटर इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, हाई रेनफॉल एरिया होना चाहिए, बट गुड सरफेस ड्रेनेज टू अलाउ अंडरग्राउंड वाटर एक्शन। हाई रेनफॉल बट गुड सरफेस ड्रेनेज होना चाहिए टू अलाउ अंडरग्राउंड।
हाई रेनफॉल तो हो रहा है, लेकिन सब अंदर इनफिल्ट्रेट ही नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या? तो मेनली है कि रेन इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए वाटर का, और हाई रेनफॉल होना चाहिए, हाई सोल्यूबल रॉक्स होनी चाहिए, चाहे लाइमस्टोन हो, जिप्सम हो, या फिर डोलोमाइट हो। ग्लोबल एग्जांपल्स हैं गुइलिन कार्स्ट इन चाइना, और मामस केव सिस्टम यूएसए में है, और गुनुंग मुलु नेशनल पार्क मलेशिया में है। इंडियन एग्जांपल में मेघालय प्लेटू में है मौसामी केव्स चेरापूंजी में, और सीजू केव्स। तो मौसामी याद रखते हैं, मौसामी केव्स इन चेरापूंजी, मेघालय में। नहीं, मेघालय का एग्जाम्पल याद रहेगा तो ठीक। और बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में, जहां हमने स्टेलेक्टाइट देखा था। स्टेलेक्टाइट लाइमस्टोन केव्स विद स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट दोनों हैं बोरा केव्स में। जाहिर सी बात दोनों होंगी। एलिफेंटा केव्स में है, और बादामी केव्स इन कर्नाटका, थ्रो मैन मेड, लोकेटेड इन कास्टिक जोन। करंट अफेयर्स लिंकेज रिलेवेंस क्या है? वाटर टेबल डिप्लीशन इन कास्ट रीजन रिपोर्टेड इन सदर्न राजस्थान, बुंदेलखंड, रिड्यूसिंग स्प्रिंग फ्लो। स्प्रिंग फ्लो हमने देखा था कि यहाँ से निकलता है, उसको स्प्रिंग फ्लो बोला जाता है, ये स्प्रिंग। वाटर टेबल डिप्लीशन इन कास्ट रीजन्स, टूरिज्म वर्सेस कंजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, caves like Bora and Mausami, Bora in Andhra Pradesh and Mausami in Meghalaya, facing pressure from mass tourism, lighting inside caves, harming speleothems, speleothems। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में पहला आता है फ्रेगाइल कास्ट इकोसिस्टम सेंसिटिव टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, अनप्लान्ड क्वेरिंग एंड माइनिंग, और टूरिज्म पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइटिंग, वेस्ट इनसाइड केव्स। वे फॉरवर्ड क्या है? सस्टेनेबल इको टूरिज्म मॉडल्स। ये फॉरवर्ड में है, सस्टेनेबल इको टूरिज्म मॉडल्स, गाइडेड टूर्स, लिमिटेड विजिटर नंबर्स। और फिर दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्वाफर रिचार्ज इन कार्स्ट रीजन, कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्वाफर रिचार्ज इन कार्स्ट रीजन्स, बैनिंग डिस्ट्रक्टिव क्वेरिंग इन सेंसिटिव लाइमस्टोन टेरेन्स। अब आते हैं अपन विंड, या इसको बोलते हैं एवोलियन लैंडफॉर्म्स। विंड या एवोलियन लैंडफॉर्म, इसका कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन क्या है? Aeolian landform created by wind action primarily in arid and semi-arid regions. In arid and semi-arid regions. Aeolian landforms. Landform created by wind action primarily in arid and semi-arid regions where vegetation is sparse. एरिड और सेमी एरिड रीजन इसलिए बताइए, वहीं पे विंड एक्शन कारगर हो सकता है। एओलियन प्रोसेस इंक्लूड इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये सारे प्रोसेस में है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। दो तरह के लैंडफॉर्म है, इरोजनल और डिपोजिशनल, और इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व देखते हैं। होता है डिफ्लेशन और एब्रेशन। हमने ग्लेशियल में देखा था प्लकिंग, अब्रेजन। यहाँ पे है डिफ्लेशन और अब्रेजन। डिफ्लेशन मतलब लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज फाइन पार्टिकल्स बाय विंड। डिफ्लेशन, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज फाइन पार्टिकल्स। अब्रेजन में होता है सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड बॉर्न पार्टिकल्स, eroding rock surfaces, sand blasting effect of wind-borne particles, sand blasting effect of abrasion होता है wind-borne particles के थ्रू, sand blasting effect by of wind-borne particles eroding rock surfaces। एक होगा डिप्लेशन में, जिसमें लूज फाइन पार्टिकल्स रिमूव होते हैं विंड द्वारा, लिफ्टेड एंड रिमूव। और एब्रेजन में होता है कि विंड बार पार्टिकल जो होते हैं वो साउंड ब्लास्टिंग इफेक्ट थ्रू रॉक को इरोड करते हैं। दो प्रोसेस होगी, डिप्लेशन एंड एब्रेजन। तो इसमें मेनली जो टोपोग्राफीज होती हैं, इसको बोलते हैं इनसेल वर्ग।
An island mountain of resistant rock rising from the softer, more easily eroded rocks of the plain. सब कुछ इरोड हो गया लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रॉक एक रेजिस्टेंट रॉक बची रहती है, उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। फिर ये होता है पीडमेंट। पीडमेंट ए शैलो स्लोप एट द फुट ऑफ द स्टीप स्लोप और क्लिफ। ये होता है, ये स्टीप स्लोप हो गया, यहाँ पे एक शैलो स्लोप होता है, इसको इसको बोलते हैं पीडमोंट। ये शैलो स्लोप, ये स्टीप स्लोप हो गया, शैलो स्लोप ये है पीडमोंट। A shallow slope at the foot of the steep slope or cliff। ये फिर BUTT बट्टे, एन आइसोलेटेड टावर। बटे है एन आइसोलेटेड टावर रिमेनेंट ऑफ द प्लेटू। ये पूरा प्लेटू था, ये डिप्लीट होता होता केवल इतना बचा। ये पूरा प्लेटू था, ये डिप्लीट होता था इतना बचा, इसको बोलते हैं ब्यूटे, एन आइसोलेटेड टावर रेवेनेंट ऑफ द प्लेटू। फिर आता है मीसा, अ पोर्शन ऑफ द प्लेटू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेटू। ये है मेन प्लेटू और ये है आइसोलेटेड, तो इसको बोलते हैं मीसा, पोर्शन ऑफ प्लेटू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेटू। अब फिर ये होता है वादी, अ ड्राई गली, कश्मीर की वादी। वादी का मतलब होता है वैली। अ ड्राई गली आर रिवर बेड इरोडेड बाई ओकेजनल फ्लैश फ्लड्स। वादी हो गया। प्लेटू होता है लार्ज फ्लैट एरिया विद स्टीप क्लिफ्स एंड नैरो वैलीज। ये प्लेटू है, उसका सेग्रीगेटेड पार्ट जो हो गया है वो पोर्शन होता है मीसा होता है। ये और डिप्लीट हो जाएगा तो बनेगा ब्यूटे, ये वाला पोर्शन है, उसके नीचे वाला पीडमेंट होता है। और जो हार्ड रॉक होती है इरोड नहीं होती, सब कुछ इरोड हो जाता है, उसको बोलते हैं पीडमा इंसलबर्ग। तो यहाँ से शुरू करें, ये है प्लेटू, लार्ज फ्लैट एरिया विद स्टीप क्लिफ्स एंड नैरो वैलीज। इसका एक इस इरोडेड पार्ट है जो उससे अलग हो गया है, उसको बोलते हैं मीशा, अ पोर्शन ऑफ प्लेटू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेटू। बीच में जो ये गॉर्ज बन जाती है, इसको गली या रिवर बेड इरोडेड बाय फ्लैश फ्लड्स, ऑकेजनल फ्लड, इसको बोलते हैं वादी। और ये है ब्यूटे। और फिर ये होता है पीडमेंट, इसका बेस जो है पीडमेंट है। और ये रिमेनिंग पार्ट जो है प्लेटू का वो है ब्यूटे। और ये है इंसलबर्ग। फिर ये होता है एलुवियल फैंस। एक होता है रिवर का फैन, रिवर यहाँ से निकलती है, इंडिया में भी होते हैं एट द बॉटम। फाउंड वेयर ए वादी आर कैनियन मीट्स द लोअर ग्राउंड, ए बजाडा इज फाउंड वेयर वेयर दीज फैंस कोएलिस। फैंस मिलके आपस में बजाडा बनाते हैं। फार्म वेयर वादी आर कैनियन मीट्स, साल्ट पैन होता है। साइट ऑफ ए फार्मर ऑकेजनल लेक, सॉल्ट पैन। ओआसिस, साइट ऑफ ए सरफेस एक्वाफर, वाटर बियरिंग रॉक। और ये होता है बरचान या क्रिशन ड्यून। बरचान और क्रिशन ड्यून, ये जो फ्लो के बनते हैं इनको बोलते हैं बरचान और क्रिशन ड्यून। एयर इधर से बह रही है, ऐसे ऐसे बन जाएंगे बरचान और क्रिशन ड्यून। अब आते हैं मेजर एवोलियन लैंड फॉर्म्स में। लैंड फॉर्म, उनका डिस्क्रिप्शन और उनके एग्जांपल्स। फिर आता है, हमने देखा था हॉलोज होते हैं, तो ये डिफ्लेशन हॉलोज होते हैं। डिफ्लेशन हॉलोज का मतलब जो क्रिएट किए जाते हैं लूज पार्टिकल रिमूवल की वजह से। एयर आती है लूज पार्टिकल को लेके चली जाती है, ये होता है डिफ्लेशन, उसकी वजह से जो हॉलो बनता है। डिप्रेशन फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ द फाइन पार्टिकल्स, ये इजिप्ट में है डिप्लेशन हॉलोज। और मशरूम रॉक्स होती हैं ये, विंड एक्शन के थ्रू सारी चीजें इरोड हो जाती हैं, ये ऐसा बचता है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स या पेडेस्ट्रियल रॉक्स। रॉक पिलर्स विद नैरो बेसेज एंड वाइडर टॉप ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन। ये इजिप्ट में, लद्दाख में भी है, इंडिया में। इंडिया में लद्दाख में है और इजिप्ट में है। मशरूम रॉक्स एंड पेडेस्ट्रियल रॉक्स। मशरूम रॉक्स, पेडेस्ट्रियल रॉक्स। रॉक पिलर्स विद नैरो बेसेज एंड वाइडर टॉप ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन। चलो डिप्लेशन हॉलो देख लिया हम लोगों ने, मशरूम रॉक्स देख ली। उसके बाद आते हैं यार्डंग्स।
Streamlined, elongated ridges formed by the wind erosion in soft rock. Streamlined, elongated ridges formed by wind action in soft rock. Lut Desert in Iran. Jiujian, table-like structure formed by horizontal wind abrasion along bedding plains. यह है सहारा डेजर्ट में। जियोजेन, यहाँ पे फोटो में तो है नहीं जियोजेन। ठीक है, डिपोजिशनल फीचर में आते हैं। सैंड ड्यून्स होते ही हैं, जिनको अभी हम लोगों ने इधर बोला था, सैंड ड्यून्स को ही बरचान या क्रिसेंट ड्यून। बरचान और क्रिसेंट ड्यून। अच्छा, बरचान से यहाँ पे है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन। एग्जांपल थार इंडिया, रावल खाली इन अरेबियन डेजर्ट, लोएस्ट डिपॉजिट्स, एक्सटेंसिव ब्लैंकेट्स। चलो हमने सैंड ड्यून देख लिया डिपोजिशन में। सैंड ड्यून, लोएस्ट डिपॉजिट्स में एक्सटेंसिव ब्लैंकेट्स ऑफ फाइन सिल्ट डिपोजिटेड बाय विंड, फर्टाइल सॉइल। ये लोएस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। चाइना का लोएस्ट प्लेटू या मिसिसिपी वैली ऑफ यूएसए, बरचांस, ये इनको क्रिसेंट ड्यून्स बोलते हैं। इधर से विंड अरे ऐसे बन जाते हैं, बरचांस या क्रिसेंट ड्यून्स। क्रिसेंट शेप ड्यून्स विथ हॉर्न्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड, डाउनविंड। सहारा डेजर्ट में मेनली सीप्स है, ये इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ड्यून्स बोलते हैं। यहाँ हमने देख लिया सैंड ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में क्या होता है? लॉन्ग नैरो रीजेस ऑफ सैंड अलाइन पैरेलल टू प्रिवेलिंग विंड। ये है, ऐसे भी डायरेक्शन है। अब होता है पैराबोलिक ड्यून। यू शेप ड्यून विथ टिप्स पॉइंटिंग अपविंड एंकर्ड बाय वेजिटेशन। यहाँ पे एक वेजिटेशन है, इससे बना हुआ है। ये है पैराबोलिक ड्यून। विंड ऐसे जा रही है, एंकर्ड बाय वेजिटेशन, अप विंड है, बरसांस होते हैं डाउन विंड। पैराबोलिक ड्यून्स हो गए। यू शेप ड्यून्स, टिप्स पॉइंटिंग अपविंड एंड एंकर्ड बाय वेजिटेशन। ये कोस्टल ड्यून्स ऑफ ओरेगन यूएस से हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एविलियन लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं? पहला तो है विंड वेलोसिटी एंड परसिस्टेंस। जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छे से बनेंगे। नेचर एंड साइज ऑफ सेडिमेंट, अगर बड़े होंगे तो नहीं हो पाएगा। वेजिटेशन कवर, मिनिमल वेजिटेशन कवर चाहिए होता है मैक्सिमम एविलियन एक्टिविटी के लिए। एरिडिटी ऑफ द रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में ही होता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहाई डेजर्ट एंड अटाकामा डेजर्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? थार डेजर्ट। मेजर मेजर एविलियन एक्टिविटीज विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं अपने यहाँ, बरचांस होते हैं, ये क्रिसेंट ड्यून्स एंड डेजर्ट पेमेंट्स होते हैं। पेमेंट मतलब ये हो गया। कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख में क्या है? लोकलाइज्ड एविलियन फीचर ड्यू टू कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। करंट अफेयर्स लिंकेज क्या है? डेजर्टिफिकेशन एक्सपेंशन। यूएनसीसीडी ने रिपोर्ट किया है थार डेजर्ट स्लोली expanding eastward into the fertile areas of Rajasthan. और डस्ट स्टॉर्म 2023 सीवियर डस्ट स्टॉर्म इन नॉर्थ इंडिया लिंक टू इंटेंसिफाइंग एरिड कंडीशंस एंड क्लाइमेट चेंज। चैलेंजेस क्या हैं इसके? डेजर्टिफिकेशन एंड लॉस ऑफ एरेबल लैंड। डेजर्टिफिकेशन एंड लॉस ऑफ एरेबल लैंड। फिर क्या है? डस्ट स्टॉर्म्स इम्पैक्टिंग हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डस्ट स्टॉर्म इम्पैक्टिंग हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद है सैंड इंक्रोचमेंट ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो चैलेंजेस मेनली हैं डेजर्टिफिकेशन और लॉस ऑफ लैंड के, dust storm impacting health and infrastructure, sand encroachment over agriculture fields in settlement। वे फॉरवर्ड क्या है? अफॉरेस्टेशन एंड शेल्टर वेल्स, स्टेबलाइजिंग ड्यून्स यूजिंग वेजिटेशन। वेजिटेशन आ जाएगा तो पैराबोलिक ड्यून बन जाएंगे। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट अफॉरेस्टेशन, मेनली तो अफॉरेस्टेशन एंड शेल्टर वेल्स है टू स्टेबलाइज ड्यून्स। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स such as mulching, surface roughness in enhancement and resist wind erosion। और फिर आता है क्लाइमेट एडाप्टिव प्लानिंग। डेजर्टिफिकेशन मिटिगेशन करना है अपन को।
Mitigation programs under the National Action Plan on Climate, National Action Plan for to combat desertification, National Action Plan to combat desertification में अपन को करना है desertification mitigation program। अब देखेंगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी। अर्थ एटमॉस्फेयर, कोर कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन। अर्थ एटमॉस्फेयर, a thin layer of grass surrounding Earth. Earth's atmosphere, a thin layer of gases surrounding Earth, held by gravity, essential for life as it regulates atmosphere temperature, provides oxygen and protects from harmful solar radiation। ठीक है। मेन गैसेज है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर्स 1%। अदर्स में आपका CO2, आर्गन, नियॉन सब आ जाती हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन, उस पे अर्थ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। लेयर्स में सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, मीजो के बाद थर्मो, थर्मो के बाद एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर दोनों सेम होते हैं शायद। उसके बाद एक्जियोस्फियर। और टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। यहाँ पे हो गया ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीजोपाज एंड थर्मोपाज। थर्मोपाज यहाँ पे हो गया। चलो, तो पहले क्या होता है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्लाइन होता है विथ हाइट, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में वो राइज करता है विथ हाइट। फिर वो मीजोस्फियर में डिक्लाइन करता है और अगेन थर्मोस्फियर में राइज करता है। तो जेड शेप है, पहले राइज डिक्लाइन करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्लाइन करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है। मीजोस्फियर में क्लाउड्स वगैरह होते हैं। कर्मन लाइन जो है वो मीजोस्फियर के बाद ही है, जो स्पेस को डिनोट करती है। उसके बाद आता है आउटर स्पेस में अपने थर्मोस्फियर में और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की रेंज है 0 से 13 किलोमीटर, डिक्रीजेज विथ हाइट। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है हाइट के साथ। की फीचर्स इसमें क्या है, ट्रोपोस्फियर में ही वेदर फिनोमेना होते हैं, क्लाउड्स, टर्बुलेंस, जोन ऑफ वेदर। स्ट्रेटोस्फियर होता है 13 से 50 किलोमीटर, इंक्रीजेज विथ हाइट। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है पहले, तब ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है। और ये इसका रीजन है कि ये इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और ड्यू टू ओजोन ऑब्जर्वेशन, ओजोन टेम्परेचर ऑब्जर्व करता है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज होता है टेम्परेचर। अब यहाँ पे जेट प्लेन्स भी फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, स्टेबल कंडीशंस होती हैं। अब आते हैं अपन मीजोस्फियर, जो कि होता है 50 से 80 किलोमीटर। मीजोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, डिक्रीजेज विथ हाइट। यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, जैसे इसमें हो रहा था, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा मीजोस्फियर में। मीटियार बर्न अप हियर, कोल्डेस्ट लेयर है ये। मीजोस्फियर इज कोल्डेस्ट लेयर, क्योंकि पहले डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ थोड़ा, फिर डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद अब तो बढ़ेगा था। मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर आएगा। थर्मोस्फियर इंक्रीजेज विथ हाइट, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। अरोरा यहाँ पे फाउंड होते हैं। ISS के ऑर्बिट है यहाँ पे, एक्सरे
ऑब्जर्व, ये एक्सरे को ऑब्जर्व करता है, यूवी रेज को भी, थर्मोस्फियर। अब आते हैं एक्सोस्फियर, बियॉन्ड 600 किलोमीटर। यहाँ पे फिर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू आउटर स्पेस, एक्सट्रीमली थिन एयर एस्केपिंग गैस पार्टिकल्स। और आते हैं स्पेशल जोन, आयनोस्फियर विद इन थर्मोस्फियर। आयनोस्फियर इज विद इन थर्मोस्फियर। आयनोस्फियर जो है विद इन थर्मोस्फियर, ये तीसरी लेयर में। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर फोर्थ लेयर में। तो मीजो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो। उसके बाद आता है आयनो, थर्मोस्फियर इसी में है, आयनोस्फियर। अब्जॉर्ब एक्सरेज एंड यूवी, अरोराज, यहाँ पे अरोरा देखने को मिलता है थर्मोस्फियर में। फिर एक्सोस्फियर, तो ये तो ट्रांजिशन हो जाता है आउटर स्पेस में। आयनोस्फियर विद इन थर्मोस्फियर कंटेन चार्ज पार्टिकल, आयन रिफ्लेक्स रेडियो वेव्स एंड क्रिटिकल फॉर कम्युनिकेशन। जो आयनोस्फियर है ये थर्मोस्फियर में पाया जाता है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। इसी थर्मोस्फियर में है अपना आयोनोस्फियर। इसके बाद आता है एक्सोस्फियर। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। गैसेज कौन कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। ये बाकी सब ट्रेसेज में पाई जाती है। वाटर वेपर क्या है, वेरीज फ्रॉम 0 to 4%। क्रूशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन एंड हीट बैलेंस। वाटर वेपर 0 to 4% होती है। क्रूशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन एंड हीट बैलेंस। डस्ट पार्टिकल्स की बात करी जाए, एक्ट एज न्यूक्लियाई फॉर कंडेंसेशन, अफेक्ट ऑप्टिकल फिनोमिना, हेज एंड हेलोज। फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या फंक्शन है। पहला तो है रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। प्रोटेक्ट करता है लाइफ को फ्रॉम ब्लैक ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। एक तो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। बायो ओजोन लेयर, मीडियम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है। इनेबल करता है कम्युनिकेशन इन आयनोस्फीयर थ्रू रेडियो वेव रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। सप्लाई करता है गैसेज नेसेसरी फॉर लाइफ सच एज ऑक्सीजन, CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। डायनामिक करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, phasing out chlorofluorocarbons led to healing of ozone hole over Antarctica, लेटेस्ट नासा डाटा 2023। सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन हीलिंग हो रही है। अब राइज ऑफ CO2 लेवल, 2023 में CO2 कंसेंट्रेशन अक्रॉस क्रॉस 420 ppm, हाईएस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज। तो 2023 में 420 ppm CO2 क्रॉस कर गया, हाईएस्ट इन हिस्ट्री। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करी जाए तो इसका जो अभी करंट अफेयर्स लिंक, अंडरस्टैंडिंग थर्मोडाइनमिक्स, अंडरस्टैंडिंग थर्मोस्फियर की सेकंड, थर्मो के बाद 110, अंडरस्टैंडिंग थर्मोस्फियर डायनामिक्स क्रूशियल फॉर सैटेलाइट ड्रैग मैनेजमेंट, स्पेशली विद स्टारलिंक वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सेसिव CO2 या CH2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन, स्मॉग फॉर्मेशन, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इशूज। अब आते हैं स्पेस वेदर इम्पैक्ट, सोलर फ्लेयर, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर अफेक्टिंग सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट्स टू कर्ब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अगला वे फॉरवर्ड है प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी एंड अफोरेस्टेशन। फिर है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्शन, कंटिन्यूड विजिलेंस, इनहांसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर स्पेस वेदर। अब आते हैं अपन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, अब अर्थ पे आते हैं।
कोर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के, वेरिएशन ऑफ सोलर हीट रिसीव ऑन अर्थ सरफेस स्पेशली स्पेशली एंड टेम्पररी, मतलब अलग अलग स्पेस पे अलग अलग सोलर हीट आती है और ये टाइम के साथ भी वेरी करती है, बोथ वेरी बोथ स्पेस एंड टाइम across latitudes, regions and surfaces, governed by solar radiation, Earth's tilt, atmospheric conditions and surface features. ये है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन, ये है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेव होता है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव हो जाता है। लॉन्ग वेव का मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा का मतलब एनर्जी कम है। तो अर्थ अर्थ से जो निकल रिफ्लेक्ट होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए वो लॉन्ग वेव होता है। जो सन से आता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसलिए वो शॉर्ट वेव होता है। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन और लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। तो ये हीट बजट इन्होंने दिखाया है कि आता है 100% तो थ्रू सोलर रेडिएशन, ठीक है। क्लाउड के द्वारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बाई स्पेस, एक तो रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाई क्लाउड 2700 आता है, तो उसमें 27 क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है और 2 अर्थ के द्वारा, टोटल 29 यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि क्लाउड 27 रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ 2, फिर अर्थ के द्वारा ऑब्जर्व बाई अर्थ 34 अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है, इधर 34 हो गया। और फिर क्या करता है 17 ऑब्जर्व बाय स्कैटर्ड रेडिएशन, फिर 14 ऑब्जर्व बाय एटमॉस्फेयर, ये 34 हो गया, ये हो गया 29, 34 और 29 हो गया अपना 63, 63 बचा के ना 37, 37 है 14 इधर और 17 ये, 17 और 14 हो गया अपना 31 और 6 37 हो गया। ये 100% सोलर रेडिएशन है, उसमें से स्कैटर्ड रेडिएशन ये है, स्कैटर्ड हो गया थ्रू पार्टिकल्स, ये रीच होता है ऑब्जर्व बाई, इसका 17% अर्थ ऑब्जर्व करती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करती है 34%, 17% स्कैटर्ड का ऑब्जर्व करती है और 14% एटमॉस्फेयर खुद ऑब्जर्व कर लेता है और 6% स्कैटर टू बैक बैक टू स्पेस। तो अर्थ ने टोटल ऑब्जर्व कितना करा है, 17 ये, 34 ये और 14 ये, 34 14 हो गया 48 और 17 हो गया 65 टोटल अर्थ ने ऑब्जर्व किया है। तो ये 48 और 17 वापस कर देती है, ये हो गया 65 वापस भी कर दिया। तो अर्थ डायरेक्टली ऑब्जर्व करती है 34 ऑब्जर्व, और स्कैटर रेडिएशन ऑब्जर्व करती है 17 और एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करता है 14। रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, टर्बुलेंस एंड कंडेंसेशन, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस डायरेक्ट सनलाइट, कूलर टेम्परेचर्स, ठीक है। एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड और कूलर टेम्परेचर फॉल्स बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, नॉर्मल लाइफ ये है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था ट्रोपोस्फियर में कम होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, interiors have extremes temperatures, coastal areas have moderate climate, मैरीटाइम इफेक्ट होता है वहाँ पे। ओशियन करंट्स की बात करें जाए, वार्म करंट्स एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, रेजेड टेम्परेचर एंड कोल्ड करंट्स लेब्राडोर लोअर्स देम। और एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी जिसकी बात करें, स्नो आइस रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, कूलर टेम्परेचर्स मींस स्नो और आइस ज्यादा टेम्परेचर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, मींस कूलर टेम्परेचर, डार्क surfaces absorb more, cloud cover and winds, cloudy nights reduce heat loss and wind distributes heat across regions। तो मेनली टेम्परेचर पर अफेक्ट करने वाली जो चीजें हो गई, एक लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, ओशियन करंट्स हो गया, एल्बिडो हो गया, क्लाउड कवर एंड विंड्स हो गई। उसके बाद अपन आ जाते हैं अब
स्लोप एंड एस्पेक्ट। साउथ फेसिंग स्लोप जो होते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप्स इन नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर सनलाइट देन नॉर्थ फेसिंग वंस, क्योंकि सन इधर से मूव करता है, ये अर्थ है, सन ऐसे ऐसे मूव करता है यहाँ से दोनों के बीच में। तो साउथ फेसिंग स्लोप्स रिसीव मोर सनलाइट देन नॉर्थ फेसिंग वंस। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आइसोथर्म्स होते हैं, लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इसका जनरल ट्रेंड क्या है? इक्वेटोरियल रीजन में हाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, पोल में वेरी लो टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री, 20 से -40, -20 से -40। जनवरी में क्या होता है? आइसोथर्म बेंड साउथवर्ड्स ओवर कॉन्टिनेंट्स। आइसोथर्म बेंड साउथवर्ड ओवर कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि कूलर लैंड होती है। और कॉन्टिनेंटालिटी प्रोमिनेंट, जुलाई में क्या होता है? आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थवर्ड, लैंड मास हीट अप। ठंड में वो साउथवर्ड चले जाते हैं और गर्मी में वो नॉर्थवर्ड चले जाते हैं। फिर आते हैं अपन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आइसोथर्म्स हो गए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर एट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, इन्वर्जन का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट फॉर ए शॉर्ट लेयर। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। इसका काज क्या है? कि क्लियर नाइट्स का काम है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉस। क्लियर नाइट होती है, काम एयर होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉस होता है तब। तो ठंडियों के दिनों में काफी अर्थ कूल हो जाती है, तो इसके आसपास की लेयर कूल हो जाती है, लेकिन ऊपर वहां में ट्रैप हो जाती है। इसको बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये इन्वर्जन लेयर हार्ड एयर ट्रैप होगी, कोल्ड एयर बाहर निकल नहीं पाएगी। ये तब होता है जब काम क्लियर नाइट होती है, काम एयर होता है, टेरेस्ट्रियल हीट आसानी से हो पाता है। ये आसानी से अर्थ कूल हो गई, इसके आसपास की एयर कूल हो जाती है। इफेक्ट्स क्या है इसका? फ्रॉस्ट होता है, फॉग होता है, स्मॉग होता है, फॉगी कंडीशन इन वैलीज। ये इन्वर्जन लेयर क्रिएट होता है वैली और ब्रिज कंडीशन में। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, ये ठंडियों में हीट लॉस कर देता है, ये वार्म बना रहता है, ठीक है वहाँ पे। तो ये कोल्ड एयर नीचे आती है और इसको पुश कर देती है ऊपर। तो ये वैली कंडीशन में भी होता है और नॉर्मली कोल्ड नाइट्स में भी होता है, कोल्ड और क्लियर नाइट्स में भी होता है थर्मल इन्वर्जन। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं? सरफेस इन्वर्जन होता है, ग्राउंड कूल्स क्विकली आफ्टर सनसेट, ये हमने देख लिया। वैली इन्वर्जन होता है, कोल्ड एयर सेटल्स इन वैली बॉटम्स। और फ्रंटल इन्वर्जन होता है, वार्म एयर ओवर राइड्स कोल्ड एयर अलोंग वेदर फ्रंट्स। ये हमने देखा था जब टेम्परेट साइक्लोन होता है, वहाँ फ्रंट्स होते हैं, फ्रंट फॉर्मेशन होता है, ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है? ये कोल्ड एयर है, ये इधर चल रही है, वार्म एयर उसके ऊपर राइज कर जाती है। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन हो गया, क्योंकि कोल्ड नीचे वार्म ऊपर। एक हो गया फ्रंटल इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन एंड सरफेस इन्वर्जन। फ्रंटल, वैली एंड सरफेस इन्वर्जन। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन्स हमने देख लिया। सरफेस इन्वर्जन हुआ ठंडियों में जब अर्थ जल्दी कूल हो जाती है। वैली इन्वर्जन, कोल्ड एयर सेटल्स इन वैली बॉटम। फ्रंटल इन्वर्जन, वार्म एयर ओवर कोल्ड एयर अलोंग वेदर फ्रंट। अब अपन देखते हैं ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर पैटर्न्स। ओशियनिक एरियाज में और कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में क्या होता है? टेम्परेचर की रेंज अगर देखी जाए, तो ओशियनिक एरियाज में लो टू मॉडरेट बहुत मॉडरेट टेम्परेचर रेंज होता है।
और ये कॉन्टिनेंटल एरिया हाईली हाई होता है, एक्सट्रीम होता है। डेली सीजनल वेरिएशन भी इस्तेमाल होता है, ओशियानिक में, कॉन्टिनेंट में लार्ज होता है। एग्जाम्पल क्या है कि ओशियानिक का लंदन है, दिल्ली है कॉन्टिनेंटल का, जिसमें हार्श समर एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं। करंट अफेयर्स लिंकेज क्या है? हीट वेव्स इन इंडिया 2023 25 में भी आ रही है। दिल्ली राजस्थान विटनेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स more than 25 45 degrees Celsius, intensifying due to urban heat island effect. Poor amplification. Arctic warming 4 times faster than global average. Arctic warming 4 times faster than global. हाँ, इसको बोलते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक वार्मिंग 4 times फास्टर देन ग्लोबल एवरेज, डिसरप्टिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। चैलेंजेस क्या हैं? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स एंड कोल्ड स्नैप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और फिर है अर्बन हीट आइलैंड, वर्सनिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स इन सिटीज। वे फॉरवर्ड इसका क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि एक्सपेंडिंग अर्बन ग्रीन स्पेसेस, अर्बन ग्रीन स्पेसेस को एक्सपेंड करना है, कूल रूफिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग करनी है। अब जो अधेरेंस टू पेरिस एग्रीमेंट टारगेट हो टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। अब आ जाते हैं अपन प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ। प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ, और कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन। प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं? जोन्स ऑफ रिलेटिवली हाई और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेटिवली हाई और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जोन होते हैं ये। रनिंग पैरेलल टू द लैटिट्यूड caused by differential heating of the earth surface। relatively high or low atmospheric pressure running parallel to the latitudes caused by differential heating of the earth surface। they control global winds they control global wind pattern they control global wind pattern affecting climate, ocean currents and precipitation। they control global wind patterns affecting climate, ocean currents and precipitation। उसमें आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो का मतलब यहाँ से राइज करेगी, यहाँ सिंक करेगी, यहाँ राइज करेगी। नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई पोलर, सब पोलर लो है, ये गलत लिखा है। सब पोलर लो एंड पोलर हाई, ये इसको सब पोलर लो या टेम्परेट लो बोलते हैं। ये है पोलर हाई नहीं, सब पोलर लो। तो यहाँ से राइज की, यहाँ सिंक करेगी, और यहाँ से राइज करेगी, यहाँ सिंक करेगी, यहाँ सिंक करेगी। तो दो दो लो हो गए, इक्वेटोरियल लो एंड सब पोलर लो। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हार्श लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। और ये हो गया अपना पोलर हाई। मेजर प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। इसका फॉर्मेशन का क्या क्या है? इसका फॉर्मेशन होता है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। इंटेंस सोलर हीटिंग, दो तरह के इंड्यूस होते हैं, एक थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से है, और दूसरा होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड। तो ये टेम्परेचर की वजह से होता है, थर्मली इंड्यूस्ड है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इंटेंस सोलर हीटिंग राइजिंग एयर, सब ट्रॉपिकल हाई की अगर सब ट्रॉपिकल हाई इक्वेटोरियल लो हो गया, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करी जाए तो ये होता है डिसेंडिंग एयर ड्राई है ड्यू टू अपर लेवल डाइवर्जेंस, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है मेनली। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है, ट्रॉपिक हो गया 23, सब ट्रॉपिक मतलब 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है।
डिसेंडिंग एयर बाई ड्राई एयर ड्यू टू अपर लेवल डाइवर्जेंस, हाई प्रेशर हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब अपन आ जाते हैं सब पोलर लो में, इसको ही टेम्परेट लो बोलते हैं। ये मोस्ट वो है 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये लो प्रेशर होता है कन्वर्जिंग कोल्ड, यहाँ पे जहाँ सब जो सब पोलर लो होता है यहाँ पे कन्वर्जिंग कोल्ड पोलर एंड वार्म वेस्टर्ली एयर मास, ये होता है यहाँ पे। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए जिन पे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोल देते हैं इनको, ये ईस्टर्लीज हैं और ये है अपनी वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज कन्वर्ज होती हैं और राइज करती हैं सब पोलर लोज में, कन्वर्जिंग कोल्ड पोलर पोलर ईस्टर्लीज एंड वार्म सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एयर मास। यहाँ पे फ्रंट बनते हैं फ्रंट्स। पोलर हाइज क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ साउथ हाई प्रेशर एक्सट्रीमली कोल्ड डेंस डिसेंटिंग एयर। तो अपन ने देख लिया प्रेशर बेल्ट में मेनली हो गया इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो और पोलर हाई। तो यहाँ से विंड क्या बहती है? यहाँ से विंड बहती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, यहाँ पे वेस्टर्ली बहती है, यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज बहती हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये है वेस्टर्लीज, ये भी वेस्टर्लीज, और इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज एंड इधर तो उसको 60s रोरिंग 90 60s वो करके बोलते हैं रोरिंग 50 60s। करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, पहले आते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे। कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एयर राइजेज लो प्रेशर क्रिएटेड एसोसिएटेड विथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। यहाँ पे क्या होता है, हाईवी रेनफॉल होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। अब आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। डिसेंडिंग एयर फ्रॉम द हेडली सेल, हेड इसको बोलते हैं, ये वाला अपना होता है, ये वाला सर्कुलेशन होता है हेडली सेल, और ये वाला हेडली फेरल सेल। इसमें लिखा है इन्होंने कि डिसेंडिंग एयर फ्रॉम हेडली सेल्स क्लियर स्काई ड्राई कंडीशन मेजर वर्ल्ड डेजर्ट्स लाइक सहारा कालाहारी आर इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, एयर कन्वर्जेंस एंड अपलिफ्ट, इधर से आता है पोलर स्टर्लीज और इधर से वेस्टर्लीज, कन्वर्ज एंड अपलिफ्ट, ये होता है अपना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसमें अपना एल्यूसियन लो है और आइलैंडिक लो है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, कोल्ड डेंस ड्राई एयर सिंकिंग आउटफ्लो पोलर स्टर्लीज। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बिहाइंड प्रेशर बेल्ट क्या है, थर्मोडायनामिकली इंड्यूस्ड। उसमें अपना इक्वेटोरियल लो हो गया और पोलर हाई हो गया, जो एक्सट्रीम पे है एकदम, ये तो एकदम गर्म है वो एकदम ठंडा है। तो इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई थर्मोडायनामिकली इंड्यूस्ड हैं, और डायनामिकली इंड्यूस में आता है सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो। बीच वाले दोनों डायनामिकली इंड्यूस्ड हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो इंड्यूस्ड हैं थर्मोडायनेमिकली। तो हो गया थर्मोडायनेमिकली इंड्यूस्ड मतलब टेम्परेचर के थ्रू इंड्यूस्ड है, थर्मली इंड्यूस्ड, और ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। फिर कोरियोलिस इफेक्ट में आ जाते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये है अपना इक्वेटोरियल लो और ये है सब ट्रॉपिकल हाई, तो एयर कहाँ से फ्लो करती है, हाई से लो, तो इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन क्या होती है ये इक्वेटोरियल, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट को डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये हो जाता है ईस्टर्ली। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू अर्थ रोटेशन इन्फ्लेक्टिंग ग्लोबल सर्कुलेशन। अब अपन आते हैं सीजनल शिफ्ट्स में क्या होता है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड इन समर एंड साउथवर्ड इन विंटर फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ द सन्स डायरेक्ट रेज डिक्लिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ ITCZ ब्रिंग साउथ वेस्ट मानसून टू इंडिया। हाँ इंडिया तो कहाँ पे है, इंडिया ये है, इक्वेटर यहाँ पे है कहीं, तो ITCZ यहाँ पे होता है लेकिन समर में, ITCZ यहाँ पर लेकिन समर में शिफ्ट होकर यहाँ हो जाता है।
तो ये होता है कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, नॉर्थवर्ड इन समर एंड साउथवर्ड इन विंटर। तो सी नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ आईटीसी से ब्रिंग साउथवर्ड मानसून, क्योंकि ये ईस्टर्ली इंडिया ये है। यहाँ पे आईटीसीजेड है, यहाँ पे साउथ सदर्न ईस्टर्ली जाएंगी। इक्वेटर यहाँ पे है, ठीक है। इक्वेटर ये है, तो ये जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं ये ऐसे आएंगी, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी, तो ये ऐसे ही सारी ये वेस्टर्न साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है टर्न होके। यहाँ ट्रॉपिक है, यहाँ आईटीसीजेड, यहाँ तक आएंगी वो, तभी राइज होंगी। तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये वो जनरली ऐसे होती है, लेकिन यहाँ से टर्न हो जाती हैं, तो ये टर्न होकर साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट शीट ऑफ आईटीसीजेड ब्रिंग साउथ वेस्ट मानसून टू इंडिया। अब आते हैं अपन रिलेटेड विंड सिस्टम क्या है। रिलेटेड विंड सिस्टम्स, प्रेशर जोन्स। प्रेशर जोन इक्वेटर लो कन्वर्जेंस साइज ऑफ एयर ट्रेड विंड्स। सब ट्रॉपिकल हाईज में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ ट्रेंड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई विंड में सिंक होता है, यहाँ से वो सही बात है, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली दोनों ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पे सिंक होकर वेस्टर्ली इधर को चली जाती है और ट्रेड विंड्स इधर को चली जाती है। सब पोलर लो में क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, फ्रंट फॉर्मेशन होता है। पोलर हाइज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोलर ईस्टर्लीज। करंट अफेयर्स लिंकेज क्या है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, expansion of subtropical high pressure belt observed pushing desert poleward, साहेल रीजन में। सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट ऑब्जर्व पुशिंग डेजर्ट टुवर्ड्स पोलवर्ड्स, साहेल रीजन। ये अफ्रीका है, यहाँ पे था डेजर्ट रीजन, ये कांगो बेसिन हो गया, यहाँ पे सारा डेजर्ट है। तो क्या है, अभी यहीं पे लाई करता है, ये इक्वेटर हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे लाई करता है। एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सपेंड हो रहा है पुशिंग टुवर्ड्स पोलवर्ड, becoming Sahel region becoming more arid. Jet stream variability, current affairs linkages में changes in subtropical and polar jet stream, subtropical jet stream, subtropical westerly jet stream and polar jet stream, affecting monsoon pattern, polar vortex behavior। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स और इंटेंसिफाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेदर एक्सट्रीम्स। इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, इन्हांस करो क्लाइमेट मॉडल्स टू प्रिडिक्ट शिफ्टिंग प्रेशर, enhance climate model to predict shifting pressure और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करो इन डेजर्टिफाइंग रीजन्स। ग्लोबल मिटिगेशन एफर्ट टू लिमिट वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और इनहांस क्लाइमेट मेथड टू प्रेडिक्ट शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट्स। अब आते हैं अपन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और विंड्स, ये मालूम, इसको करेंगे अलग लेक्चर में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नेक्स्ट लेक्चर।